जानती है कि प्रचार चाहे जो भी हो, हरियाणा में वो अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति की बैसाखी चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि दिल्ली में इस गठबंधन की असफलता के बाद बड़ी बेरुखी के साथ आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि उनका गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था और विधानसभा में वो साथ में नहीं रहेंगे। ये बात, पहली बात तो बहुत स्पष्ट हो गई। दूसरे कारण जो होते हैं, इसमें यह कहा जा सकता अगर आम आदमी पार्टी तैयार होती है तो याद करिए जब इनकी पहली बार सरकार बनी थी 2013 में, और अब देखिए आशुतोष जी भी मुझे दिख रहे हैं, और उस समय तो आशुतोष जी उन लोगों के साथ हुआ करते थे। 49 दिन की सरकार जब गिर गई थी और कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, तब बाकायदा इन्होंने कहा था गलती हो गई, अब दोबारा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। अभी 2024 में किया और अब फिर कर रहे हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी जिनके लिए कहती थी कि वो सबसे बड़े भ्रष्ट और बेईमान है, ये वर्ड उनका था, तो उनके लिए वो लाइन लागू होती है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी उन सभी आरोपियों को, जिनके लिए वो बड़े बड़े लंबी लंबी 1.5 गज की जबान निकाल के आरोप लगाते थे, बिल्कुल उनके साथ आत्मसात होने जा रहे हैं। और तीसरा मेरा मानना है, एक विश्लेषक के रूप में, कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति का भी एक रोल हो सकता है। यह सर्वविदित फैक्ट है कि भूपेंद्र हुड्डा जी अहमद पटेल जी के नजदीकी माने जाते थे, और अहमद पटेल जी के नजदीकी किसी व्यक्ति की राहुल गांधी जी के कैंप में बहुत अहमियत नहीं रहती है। तो इसका अर्थ यह भी होता है कि एक ऐसा गठबंधन बनाओ जिसमें कि उस चीज के नेतृत्व में कोई दूर दूर तक संभावना ही ना रह जाए कि भूपेंद्र हुड्डा कहीं से यह मैसेज देने में सफल हो सके कि वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का तो नेतृत्व वैसे नहीं, गठबंधन हो जाएगा तो और मामला इधर हो जाएगा। तो इसका एक कहीं ना कहीं कारण कांग्रेस की अंदरूनी राजनीतिक समीकरण भी हो सकते हैं। आशुतोष जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, लेकिन एक बात जो सुधांशु जी को समझनी होगी वो ये, कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ही देर में, हम खाली कुर्सी इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि वो आए नहीं है, लेकिन कुछ देर में आलोक शर्मा जी वहां पर पहुंचने वाले हैं। पहले से कुर्सी को हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ देर में वो आएंगे। लेकिन आशुतोष जी, एक बात सुधांशु जी को समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि गठबंधन में अलग अलग भांति भांति के ये कहीं पर लड़ते हैं, कहीं पे साथ मिलते हैं, ये तो इन्होंने 2024 में भी देश को समझाया था। लेकिन इसी स्टेट वाइज गठबंधन की वजह से, जहां पर उनको लगा सही है सीट शेयरिंग करो, जहां पर लगा सीट शेयरिंग नहीं करना है मत करो, यही गठबंधन की वजह से विपक्ष ने इतनी बड़ी चुनौती को बीजेपी के सामने रखी। वरना अगर पहले वाले बिखराव के तरीकों पर लड़ते रहते तो यहां तक नहीं पहुंचते। तो ये तो अपने आप में उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। 24 के लोकसभा चुनाव इसका वो है, प्रमाण है। देखिए अंजना, इस बार जो हरियाणा का चुनाव है, दरअसल वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी के बीच का चुनाव है। बाइपोलर पॉलिटिक्स है, और वहां पे जो देवीलाल की पूरी विरासत थी अब वो लगभग खत्म होने के कगार पे वहां पहुंच चुकी है। उसमें जो आपका सवाल है कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त बेहद कमजोर है हरियाणा के अंदर। और खुद आपका मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो दिखाया था उसमें यह कहा गया था कि लोकसभा के चुनाव में तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, लेकिन सर्वे यह कह रहा था कि अब वो 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में, यानी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव के बाद से अभी तक उसकी स्थिति कमजोर हुई है। अगर हम 2019 का उदाहरण लेकर देखें तो 2019 की जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीती थी और उसने पूरी तरीके से कांग्रेस का सफाया कर दिया था। लेकिन जब 4 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और 40 सीटों पर उसे संतोष करना पड़ा। तो आज की तारीख में जब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हार चुकी है तो फिर विधानसभा के चुनाव में उसका क्या असर होगा आप अच्छी तरीके से जानती हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री को वहां बदला गया उससे भी यह साबित होता है भारतीय की बीजेपी की स्थिति कमजोर है। लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव प्रामाणिक रूप से टेस्ट होता है इस देश में? आप प्रामाणिक रूप से तो नहीं कह सकते क्योंकि हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 5 सीट कांग्रेस दे रही है, 20 सीट आम आदमी पार्टी मांग रही है, जिस वजह से शायद आम आदमी पार्टी बहस में भी नहीं आ रही है, ये सही है? कौन सही दिख रहा है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी विल बी लकी इफ अगर उसको 2-3 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है विधानसभा के चुनाव में। अगर 10 सीट भी मिल जाए तो भी अपने आप को लकी समझना चाहिए, क्योंकि 2019 में जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब आम आदमी पार्टी को सिर्फ 0.48% वोट मिला, यानी 0.48% वोट मिला था।
सारे कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। 90 सीटों पर उनको यहां तक कि कैंडिडेट तक नहीं मिले थे। 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नोटा से कम वोट मिला था। बिल्कुल, और यही डेटा दिखाते हुए रवि श्रीवास्तव के पास अब मैं जाना चाहती हूं। बहुत दिलचस्प आशुतोष जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अब हमारे साथ दिग्विजय चौटाला भी जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, एक बार रवि श्रीवास्तव के पास जाना चाहती हूं। 2019 विधानसभा 46 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 0.48% वोट्स, जमानत जब्त सभी 46 की 46 सीटों पर। फिर 20 सीटें क्यों कांग्रेस पार्टी देगी? अंजना जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पार्टी का फाउंडर होने के नाते 2014 के अंदर जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो 4 सीटें, पहली बार 4 सीटें, ऐतिहासिक था, पंजाब से लोकसभा की जीत करके आए थे। तो ये ऐसा सोचना गलत है कि आम आदमी पार्टी आज तीसरे नंबर की पार्टी है पूरे देश के अंदर और पूरी मजबूती के साथ। और एक बात बता दूं मैं आपको, पहला जो संजय सिंह ने कहा है, जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ही अकेला दुश्मन है, उसको ही देश से साफ करना है और हमारा कोई अगला लक्ष्य नहीं है। तो लोकल लीडरशिप कुछ भी कहे, मैं समझता हूं कि यह फैसला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में निश्चित रूप से हुआ था। आपके खिलाफ लड़े थे पंजाब के अंदर, तो आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली, दिल्ली के अंदर कोई भी सीट नहीं मिली। इसका जवाब देंगे सुधांशु जी, लेकिन उससे पहले मैं दिग्विजय चौटाला के पास एक बार जाना चाहती हूं। दिग्विजय चौटाला जी, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया उन लोगों का एक ही दुश्मन है, बीजेपी को किसी तरह से सत्ता से उखाड़ना है, इसके लिए वो तय करेंगे क्या करना नहीं करना है। आपका नया दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? क्योंकि देखिए, ये माना जा रहा है कि चुनावों के पहले आप लोग इसीलिए अलग हुए हैं क्योंकि बीजेपी चाहती है कि आप जाट वोट को बांट सके। जाट वर्सेस नॉन जाट हो, बीजेपी को फायदा होगा, और जाट वोट को आप बांट दें, आप आईएनएलडी, कांग्रेस सब जगह बढ़ जाए। आपका नया दुश्मन बड़ा कौन है बीजेपी से अलग? नहीं, वैचारिक तौर पर विरोध जो है वो सदैव हमने कांग्रेस पार्टी का किया है। हम 4 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी के विरोधी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से है और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति जो है आज हम उसका विरोध कर रहे हैं और उसके विरोध में पहले भी सत्ता में आए। 10 सीटें जो जीती थी हमने बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में जीती थी। मैं अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल का परिवार जो है वो राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुका है। मैं इससे वो नहीं रखता। राजनीति में कोई खत्म नहीं होता, ये अच्छा और बुरा समय सब चलता रहता है। 1987 में मैं आशुतोष जी को याद कराऊंगा, 90 में से 85 सीटें चौधरी देवीलाल जीत गए थे, तो कांग्रेस खत्म तो नहीं हुई थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आज हमारा और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन है, उससे डर करके कांग्रेस अपने लिए ऑल्टरनेटिव तलाश रही है कि कांग्रेस का जो विपक्ष की भूमिका है उसको पूरी पुरजोर तरीके से नहीं निभा पा रही है। तो कहीं ना कहीं डरी हुई कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत कर रही है हमारे अलायंस के पश्चात। शर्मा जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी, सुशील गुप्ता तो बड़ी बेरुखी दिखा रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, कह रहे हैं हमें तो अभी हाईकमान ने कुछ नहीं बताया, हम तो 90 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। और बीजेपी कह रही है कि यहां हरियाणा में झप्पी करना चाहते हैं और वहां पे लड़ाई हो रही है दिल्ली में। आपके लिए भी मुश्किल होगा सर, एक दिन बुराई करना, एक दिन बड़ाई करना। आज बड़ाई करेंगे कि बुराई करेंगे आम आदमी पार्टी की? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर तो दोनों तरफ से कहीं से भी कोई विषय नहीं आया है। सीईसी की बैठक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर केवल मीडिया के माध्यम से कयास ही लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई रास्ता अगर होता है, बनता है, तो उसके बाद ही आपका जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है उसका उत्तर दिया जा सकता है। इतना जरूर है कि कोई ना कोई बातचीत इस तरह की आई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन उससे ज्यादा मैं कोई खुलासा आज तक के माध्यम से मैं नहीं करना चाहूंगा। इस पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमारी 90 की 90 सीटों पर तैयारी है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक अभी अगले 10 मिनट में शुरू हो जाएगी। मैं भी वहीं पर एक बैठक में था, इसीलिए आज तक पर लेट जुड़ पाया। हम पूरी 90 की 90 सीटों पर कैंडिडेट्स के लिए तैयार हैं। अभिषेक दत्त, नेशनल सेक्रेटरी आईएनसी कर्नाटका स्टेट, ये आप ही के नेता है ना? हाँ बिल्कुल है, मैंने उनकी बाइट आपके ही चैनल पर सुनी। और मैं उस एक कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मैं उस बाइट से अपने आप को अलग रखता हूं
उनके पास ऐसी जानकारी ना तो वो सीईसी के मेंबर हैं, शायद मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसी के आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिया है। अभी तक आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो उनको कोई निमंत्रण भेजा गया है। हाँ, चर्चाएं जरूर हैं और उसके ऊपर आगे उसके कितना चर्चा है, किसकी तरफ से है, क्या है, मैं मीडिया में अभी उसके बारे में खुलासा करना उचित नहीं समझता। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी तो चुटकी लेगी ही। बीजेपी को जब जब डर पैदा होता है तो बीजेपी चुटकी लेना शुरू कर देती है। हाँ, जहां तक आपका तीसरा प्रश्न है कि आज आप बड़ाई करेंगे या बुराई करेंगे, इसमें अलायंस में कभी कभी दुविधा की सिचुएशन आती है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर हम उनके खिलाफ हैं और कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि बीजेपी को हराना, जिस तरह का आज द्वेष का माहौल पूरे देश में बना दिया है। हरियाणा के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर 2 जिस तरह की बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, आज कोई मिश्रा जी हैं उनको कि जिस तरह से मारा गया है गोली से, और आप आए दिन देख रहे हैं कि किस तरह के हालात देश के अंदर बनते चले जा रहे हैं। तो अलायंस के रास्ते भी ओपन रखे जाते हैं, वो चाहे हमारी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो। और बीजेपी को हराने के लिए अगर कोई रास्ता होगा तो जरूर आज तक को ही सबसे पहले बताया जाएगा। जेडीयू और बीजेपी के भी रास्ते अलग अलग हुए हैं, किस किस ने क्या क्या आपस में कहा है वो भी अलग है, कई बार दुविधाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब जवाब दीजिए। आप लोग डरे हुए लोग हैं, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं कि उनका मतलब सहूलियत का गठबंधन यहां कर रहे हैं वहां कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी बहुत डरी हुई है हरियाणा में। सुधांशु जी। अंजना जी, अभी जो कुछ बोला और जिस भाव भंगिमा में बोला गया आलोक जी के द्वारा, तो बड़ी विचित्र सी बात है। देखिए, उनके यहां दोनों पार्टियां करीब 90-90 पे तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हीं का एक पदाधिकारी कह रहा है कि साहब गठबंधन हो सकता है। आलोक जी ने यह नहीं कहा कि मैं कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता हूं और मैं कहता हूं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आलोक जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, कह रहे हैं मैं उससे अपने को अलग करता हूं। अब आप सोचिए, डरा हुआ कौन है, कंफ्यूज कौन है, और 0.48% वोट पाने वाली पार्टी को साथ लेने के लिए लालायित कौन है। तो इससे समझा जा सकता है कि किसके मन में डर और किसके मन में भय है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आशुतोष जी ने कहा, उनके पहले ही वाक्य में बात की बात का अंतर्विरोध स्वतः था। उन्होंने कहा हरियाणा की पॉलिटिक्स बाइपोलर हो चुकी है, और दूसरी तरफ कह रहे बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। अरे भाई, जब बाइपोलर हो चुकी है तो ये तो कांग्रेस की रणनीति थी कि भाई क्षेत्रीय दल खत्म हो और सीधे सीधे बाइपोलर बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस हो, जिसमें वो हरियाणा में आंशिक रूप से सफल हुए। और जहां तक जाट समाज की बात है, तो उनको भली बात से ध्यान है कि चौधरी चरण सिंह जी को धोखा देने से लेके जो कुछ चौधरी देवीलाल जी के साथ हुआ, और आज पर्दे के पीछे जो भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ हो रहा है, तो वो सारी चीजें लोगों को दिख रही है। खाने के दांत और हैं, कुछ दिखाने के दांत और हैं। और दूसरा एक और मजेदार एक लाइन में कह रहा हूं, क्या हो रहा है। देखिए, आजाद समाज पार्टी, मैं भी बताता हूं, आप वो अपने आप लोग समझ सकते हैं कि अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, तो मुझे लगता है इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो इसलिए मैं एक और बात कहता हूं, आजाद समाज पार्टी के साथ इनका उत्तर प्रदेश में गठबंधन है अंजना जी। अभी 3 एंगल देखिए, और यहां पर लड़ाई है। मतलब आप हरियाणा से चलेंगे तो गुड़गांव में एम्बियंस मॉल तक तो बहुत गलबैया रहेंगी, और जैसे ही टोल रोड पार करेंगे, एयरपोर्ट की तरफ आएंगे, तो एक दूसरे को गरियाना शुरू कर देंगे। अब आइए, आजाद समाज पार्टी के साथ नोएडा में तो बड़ा अच्छा रहेगा, और गुड़गांव जाते ही अगेंस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो अरे महोदय, आपने उनको सपोर्ट किया था, आजाद समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव नहीं है। और सर, आपने लोकसभा चुनाव में उनको सपोर्ट किया था, वरना आजाद समाज पार्टी के खिलाफ था। अरे भाई, पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। अब देखिए एक नई परिभाषा आ गई, अभी तक इंडिया अलायंस में भी नहीं है वो। भाई, मैं ये कह रहा हूं, तो बता दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी के खिलाफ आपका उम्मीदवार कौन था? इनका उससे गठबंधन कर लिया, उन्होंने उससे कर लिया, ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि 24 में उनको फायदा हुआ सर। अगर यही लोग अलग अलग लड़ते या फिर आपके दबाव में आते कि इस स्टेट में नहीं कर रहे हो, स्टेट में कर रहे हो, उनको हर जगह फायदा मिला। अगर ममता दी ने नहीं किया तो सबसे बड़ी विनर वो निकली बंगाल में। यहां पर अगर किया तो 5 सीटें आपसे छीन ली। हाँ, अब बोलिए। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं।
मैं बिल्कुल आपकी बात का मैं विधिवत उत्तर दे रहा हूं। देखिए कितनी सुंदर बात आलोक जी ने कही कि सीट सपा के खाते में थी, सपा इंडी गठबंधन की सदस्य थी, सपा ने अपनी सीट छोड़ दी, यानी सपा इंडी गठबंधन के साथ भी थी और सीट छोड़ने के मामले में अलग भी थी। नहीं, और जो अंजना जी आपने कहा कि किसको फायदा हुआ, यही तो इन चुनावों में देखने की बात है। सुनिए, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए फायदा किसको हुआ, उत्तर से दक्षिण तक देख लीजिए। अगर फायदा हुआ तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, और नुकसान हुआ तो क्षेत्रीय दलों को। आप देखिए जहां कांग्रेस और हमारा सीधा मुकाबला था, उसमें एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस हमसे ज्यादा सीटें जीत पाई हो। मगर आसाम में एआईयूडीएफ की कीमत पर कांग्रेस आगे बढ़ी, उत्तर प्रदेश में सपा के दम पर कांग्रेस आगे बढ़ी, महाविकास आघाड़ी के दम पर कांग्रेस आगे, जहां जहां कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। और आप देखिए जेडीएस का वोट खाकर ये आगे बढ़े कर्नाटक में, और तेलंगाना राष्ट्र समिति को निपटाकर ये आगे बढ़े तेलंगाना में। तो अगर आप देखें मुस्लिम लीग के दम के ऊपर जीत के आए केरल में, तो जहां जहां गठबंधन था क्षेत्रीय दलों के साथ, वहां से कांग्रेस ने उनका भरपूर लाभ प्राप्त करने में सफलता हासिल की। यह तथ्य स्वीकार किया जा सकता है। जहां सीधा मुकाबला था, जिसका एक उदाहरण दिल्ली भी है, उन सारी जगहों के ऊपर कांग्रेस वांछित सफलता प्राप्त कर नहीं सकी। अगर कोई गौर से विश्लेषण देखेगा तो लोकसभा चुनाव का नजर आएगा। ठीक है आलोक जी, इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। देखिए अभी इन्होंने कहा कि टीआरएस को निपटा कर आए। अरे भाई टीआरएस को बिल्कुल निपटाया हमने सुधांशु भाई, लेकिन उनको पूरी तरह से हमने विपक्षी दल के तौर पर निपटाया। बीआरएस जो बाद में हो गई, उसके साथ हमारा अलायंस नहीं था और कोई भी लालायित नहीं है। हम 90 सीटें लड़ रहे हैं तो भी हमारी 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी आने के पूरे चांसेस हैं। और बीजेपी जो है वो दहाई का आंकड़ा पार करने में दिक्कत है। इनके मुख्यमंत्री महोदय ने 3 सीटों से सर्वे कराया है और मैं बहुत पुख्ता जानकारी दे रहा हूं, और तीनों पर मुख्यमंत्री सैनी महोदय हार रहे हैं। आज हालत इनके यहाँ सर फुटअव्वल जिस तरह से हो रही है, अभी तक तो बीजेपी की 4 बैठकें हो गई, अभी तक इनका जो है वो लिस्ट क्यों नहीं आई है। सुना है काफी अंदर से खींचतान हो रही है। 9.5 वर्ष तक आपने एक मुख्यमंत्री को रखा और उसको हटा दिया। अपने आप में इससे बड़ी क्या हार हो सकती है? लेकिन आलोक जी, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। आप तो साफगोई से बात करते हैं सर, सिर्फ टवल तो आपके यहाँ ऐसी हो रही है कि आप देखिए ना, पहली बार अगर तीनों ही, चाहे वो बंसीलाल जी के परिवार से हो, भजन लाल जी के परिवार से हो, देवीलाल जी के परिवार से हो, एक व्यक्ति बीजेपी ने अपनी तरफ कर लिया है। देवीलाल जी की फैमिली ट्री को देखें तो रणजीत चौटाला जो उनके बेटे हैं उनको ले लिया है, इधर उन्होंने ले लिया है कुलदीप बिश्नोई को भजनलाल जी के परिवार से, बंसीलाल जी के परिवार से किरण चौधरी को राज्यसभा सदस्य बनाया है। और किरण चौधरी जो कि आपकी इतनी बड़ी नेत्री थी, हुड्डा जी का नाम लेकर वो निकली हैं। कुमारी शैलजा दलित नेता के तौर पर वहां बड़ी नेता है, वो खुलकर अपना विरोध हुड्डा साहब के खिलाफ रखती हैं और कई बार तो वो सोनिया जी से भी मिलने आ चुकी हैं। लड़ाई तो दोनों तरफ है। नहीं देखिए मुझे लगता है 10 साल तक बीजेपी सत्ता में है और 10 साल में अभी भी ढोल पीटा जा रहा है कि हम सबसे बड़ी विश्व की पार्टी, और हालत यह है कि 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस बैकग्राउंड के लेने पड़ते हैं। तो एक तरफ हो जाए ना, या तो कहिए कि हमारी सरकार है, हम मजबूत हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहें कि हम कमजोर हैं। अगर आप मजबूत हैं तो कांग्रेसियों को क्यों लेना पड़ रहा है? महत्वाकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षा में गए हैं। हमारे यहां पर भी तमाम लोग आए हैं, 3-4 मंत्री तो इनके सिटिंग मंत्री हैं जिन्होंने दाएं बाएं से होकर संपर्क किया है। नाम नहीं बता सकता मैं। एक मंत्री तो मेरे पास भी आए थे, एक जेजेपी से मंत्री हैं बबली जी, क्या वो आज बीजेपी, आज मैं जेजेपी के बबली नाम बता रहा हूं, मैं फतेहाबाद से, टोहाना से, कहां थे कहां नहीं थे, अब मैं वो बाकी डिस्कशन नहीं कर सकता हूं। जेजेपी के 4 लोगों को इनके यहाँ विवाद चल रहा है कि खट्टर साहब कह रहे हैं कि इनको ले लो। 4 विधायकों को, पूर्व विधायक जो अभी हो जाएंगे, इनके यहाँ एक दूसरा खेमा है, वो कहता नहीं लेंगे। इनके अपने तमाम मंत्री छोड़ के भागने को तैयार हैं। राव नरवीर सिंह का क्या बयान आया है वो पूरे देश ने देखा है कल का। दिग्विजय जी, आपके तो इस समय पर बयान आएंगे और सब तमाम चीजें होंगी। आपका तो पूरा कुनबा ही खाली हो गया, आधे इधर गए आधे उधर गए हैं, क्या मतलब? क्या दिग्विजय जी का ऑडियो आप कीजिए, कार में बैठ के लाइव दे रहे हैं। हाँ बोलिए। मैंने कहा कि ये कुंबा मैम हर 5 साल में खाली भी होता है, भर जाता है। चौधरी देवीलाल जी की जो पॉलिटिक्स है, अगर उसका पूरा इतिहास देखें तो ये हरियाणा की पॉलिटिकल नर्सरी है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और चले जाते हैं। इस बात की कोई बड़ी चिंता नहीं है हमें।
काडर मजबूत रहना चाहिए, विचार मजबूत रहने चाहिए, विचारधारा मजबूत रहनी चाहिए, और उसमें हम सफल हैं। आज भी सफल है, कल भी सफल है। बीजेपी बड़े विश्वास विचारधारा की बात करती है, काडर की बात करती है। आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा। उनमें से 6 मैं आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। बीच में नहीं बोल रहे थे दिग्विजय जी, बोल ले। मैं आपके बीच में आप नहीं कर अच्छी रहा। बात करते हैं। 4.5 साल तक मैं- 4.5 साल तक आप बीजेपी के गोद में बैठे रहे। बीजेपी से लड़के चुनाव आए थे। शायद लगता है अजय चौटाला जी की बेल करानी थी उनको, ठीक है, अब बाहर उनको जवाब निकालना देने था। दीजिए। आलोक जी, और आलोक जी, मुझे वो सीन भी याद आलोक जी, है कि जब it is वो only मंच fair पर कि चले आप गए मुझे थे तो address करें। बीजेपी ने कहा था इनको ठीक मंच है। से उतारिए। ये आपकी मेरा कोई पहला विचारधारा प्रश्न बची उनसे है क्या? था। पहला आलोक- प्रश्न मेरा इनसे आलोक यही जी- था कि चुनाव के एंड पहले आपने अलग किया है। बोलिए दिग्विजय। आलोक जी, मैं भी बीच में इंटरप्ट कर सकता हूं। आप तो बहुत समझदार हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। 1 मिनट के लिए रुक जाइए। हम आपके साथ भी नहीं थे। जो आप इतना जो प्रेम दिखा रहे हैं मुझे कि आप इनके खिलाफ थे और चले गए इन्हीं के साथ, हम कांग्रेस के भी खिलाफ लड़ करके आए थे। और मैं आज आलोक शर्मा जी से पूछता हूं रिकॉर्ड कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी का ऑफर सरकार बनाने के लिए क्यों तोड़ा था। और रिसेंट इतिहास में पूछता हूं, जब विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात आई तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बैकआउट क्यों कर गए। किरण चौधरी को फ्री प्लेग्राउंड क्यों दे दिया गया। क्यों बीजेपी को सरपास कर। डर आपको लगता है ईडी और सीबीआई का। रही बात बीजेपी की, मैं बिल्कुल सुधांशु जी से डिसएग्री करता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि अलाई पार्टनर का अगर सबसे बड़ा नुकसान कोई करता है, क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है। और ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक समय पे हरियाणा में आके कहा था कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है तो कांग्रेस को वोट दे दीजिए क्षेत्रीय दलों की बजाय। तो इसलिए मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। अगर सबसे बड़ा नुकसान अपने दोस्तों का कोई करता है, अपने सहयोगियों का कोई करता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और ये हमने सीख लिया है। वो कहते हैं दूध का जला तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। हम सब तमाम चीजों को देख करके बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि इस पूरी परिस्थिति से हरियाणा अब आगे निकलेगा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से पीछा छुड़ा करके क्षेत्रीय दल की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। लेकिन दिग्विजय जी, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, लेकिन जैसे ही सत्ता की लस्सी वाली ग्लास सामने आ जाए तो उसको गटगटा जाता है। नहीं मैडम, 10 सीटें हमारी थी। हमने पहला ऑफर कांग्रेस को दिया था। आलोक शर्मा जी, इस बात का जवाब तो देने। क्या हम अपने दम पर सरकार बना सकते थे 90 में 10 सीटें जीतकर? ठीक है, ये संभव इसका ही एक नहीं। जवाब दीजिए आलोक जी, उसके बाद में सुधांशु जी के पास जाएंगे। क्यों ऑफर ठुकराया? और दिनेश फोगाट पर भी उन्होंने कहा है 10 थे। राज्यसभा सदस्य नहीं बनाने थे। 30 थे। नहीं देखिए, ऑफर तो आया क्या उसके बाद भी नहीं, क्या उसके बाद भी संख्या बल पूरा हो रहा था? नहीं, आप मुझे, अरे भाई दिग्विजय जी 40 पे कैसे सरकार बनती? पहला सवाल तो मेरा यही है। 45 तो मिनिमम बेंचमार्क है, 46 चाहिए। और दूसरा सवाल आपने पूछा भाई ऑफर क्यों ठुकरा दिया दिनेश जी वाला। अरे भाई दिनेश फोगाट जी का जब समय आया, राज्यसभा का चुनाव आया, उस समय तक सुनिए ना भाई, सुनिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूँ, सवाल का उत्तर दे रहा हूँ जल्दी से आलोक जी। मुझे केवल ये, आपके सारे विधायक तो इधर उधर भाग गए, आपके में बचा क्या है? आपके पास जो विधायक थे उनको बीजेपी में भागने को तैयार बैठा है, कोई कांग्रेस में भागने को तैयार बैठा है। वो गए भी कांग्रेस से ही थे। पिछली बार आपके बिल्ली के भाग का चीका फूट गया था। 4.5 साल तक डिप्टी सीएम और तमाम मौज ले ली आप लोगों ने, एक्साइज के केस और पता नहीं, हम तो ये भी सुनने में आते हैं कि बहुत सारी भ्रष्टाचार की फाइलें आपकी जो है वो बीजेपी के कब्जे में, इसलिए आप लोग वहां पर रहे। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि वास्तव में, अरे रुकिए ना दिग्विजय जी, वास्तव में आप लोग दिग्विजय किसानों के मुद्दों पर आए थे आप, और किसानों को आपने दगा दिया। वो कह रहे हैं कि किस तरह से किसानों के खिलाफ आपके बड़े भाई बोले थे, पूरे देश ने देखा। 31+10 पर सरकार नहीं बनेगी ना, 90 सीटें, 46 तो चाहिए ही थे सरकार बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने ऑफर कबूला नहीं। लेकिन आशुतोष जी, जल्दी से एक कमेंट आपकी तरफ से, कुल मिलाकर जो आ रही है सुधांशु जी उसके लास्ट में, ये चुनाव लैंडमार्क होगा क्योंकि लोकसभा में 5 सीटें हारने के बाद बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर गठबंधन होता है तब भी बहुत बड़े मायने होंगे इसके, नहीं भी होता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा ये हरियाणा चुनाव। नहीं, सबसे पहले तो मैं दिग्विजय जी को बता दूं कि मेरा कोई भी इरादा देवीलाल जी या उनकी लेगेसी को डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं था। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और देश के बड़े नेताओं में उनका शुमार भी होता है। लेकिन इस वक्त की जो हरियाणा की राजनीति है, उस राजनीति में जो देवीलाल की लेगेसी है, जो देवीलाल की पॉलिटिक्स है, वो हाशिए पर पहुंच गई। इसका मतलब ये नहीं कि देवीलाल की पॉलिटिक्स खत्म हो गई, हाशिए पर आ गई है और वहां बाई पोलर इस बार इलेक्शन होने वाले।
जो दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि ये कांग्रेस पार्टी को इस बात को लेकर थोड़ा अपने आप को थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर 20% दलित तबका है, एससी तबका है, तकरीबन अगर मुझे ध्यान पड़ता है 20 तो 20.2% है। हाँ, और 22 से 25% जाट है, वहां पर 20% दलित है, अहिर है 10%, ब्राह्मण पंजाबी 8% मुस्लिम 7%। और अगर आप ध्यान से देखें तो जेजेपी का गठबंधन चंद्रशेखर आजाद के साथ है और इनेलो का गठबंधन बीएसपी के साथ है। यानी अगर ये दोनों पार्टियां अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ती हैं और अगर जरा सा भी दलित वोट काट लेती हैं तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब यहां पे जो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी करनाल, गुड़गांव और फरीदाबाद इन 3 इलाकों में वो भारतीय जनता पार्टी से सीटें छीन सकती है, छीन नहीं सकती है। अगर छीनेगी तो बीजेपी की स्थिति कमजोर होगी। और अंबाला में दोनों लगभग बराबर की ताकत है। जहां तक हिसार का प्रश्न है वहां पे जेजेपी पिछली बार मजबूत थी, इस बार कमजोर है, तो वहां भी टाइम थोड़ा सा कम है। दिग्विजय जी, एक कमेंट मैं आपसे चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि देवीलाल जी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो फॉर्मर डेप्यूटी पीएम थे इस देश के, उनकी लेगेसी अब खत्म हो रही है। यानी पिछली बार तो 10 सीटें आपकी आ गई थी अलग होकर लड़ने के बाद, लेकिन इस बार नहीं होगा वो कमाल एनएलडी से अलग होने के बाद। निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी इस बार करिश्मा करने जा रही है। पिछली दफे मैम जब ओपिनियन पोल्स आए थे तो जो आज की स्थिति है इसी स्थिति में हमें बताया गया था, इससे भी बदतर स्थिति में बताया गया था। दुष्यंत चौटाला को खुद चुनाव हारते दिखाया गया था। चुनाव आते आते दुष्यंत चौटाला 50,000 प्लस मत से विधानसभा का चुनाव जीत करके आए और हम 10 सीटें जीत करके आए थे। 15 सीटों पर 5,000 के कम मार्जिन से हार करके गए थे। ठीक है, मैं आपको बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, हाँ। जेजेपी की चाबी से ही चंडीगढ़ की सत्ता का ताला खुलेगा, विधानसभा का ताला खुलेगा। विश्वास से लीजिए, वो फिर किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देख रहे हैं। सुधांशु जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। वो कह रहे हैं कि छोटी पार्टी जो है उसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी करती है। आपके साथ ही कह रहे हैं भाई, जिनको आपने चुनाव के पहले पहली बात मैं कह दूं, अभी मैं जवाब देता हूं। जी देखिए, आशुतोष जी ने कितनी अच्छी बात कही। पहले वक्तव्य में कहा था कि भाजपा बहुत कमजोर हो चुकी है और दूसरे वक्तव्य में वो सारी व्यू रचना बता रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए किन किन दलों को साथ में आना पड़ेगा, अन्यथा बीजेपी जीत जाएगी। आलोक शर्मा जी अद्भुत ज्ञान दे रहे थे। हमारे यहां तो उनको यह भी पता है कि चीफ मिनिस्टर ने सर्वे कराया है निजी तौर पे और वो 3 सीटों पे हार रहे हैं, यह भी पता है। अपने केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा की मीटिंग का नहीं पता है। और तीसरा रहस्य